बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बी थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली वीडियो में हमने अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर शिक्षा क्या होती है इस बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन। आज हम जानेंगे एडल्ट एजुकेशन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार द्वारा होती है। यह प्रक्रिया परिवर्तन या परिमार्जन भी हो सकता है। सीखने की क्रिया द्वारा व्यवहार में आए परिवर्तन अनुभव पर आधारित होते हैं और उससे समायोजन में सहायता प्रदान होती है। सीखने की क्रिया बाल्यकाल से प्रारंभ होती है और यौवनावस्था तक पहुँचते पहुँचते हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीख लेते हैं। सीखने की क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन करते चलते हैं। जो इन परिवर्तनों के साथ समझौता नहीं कर पाते उनके लिए जीना समस्यापूर्ण हो जाता है। टॉयनबी अपने शब्दों में ने कहा है कि कोई भी सभ्यता तभी तक विद्यमान या टिकी रह सकती है जब तक वह अपने समय में होने वाले परिवर्तनों की चुनौतियों पर समुचित प्रतिक्रिया प्रकट करती रहती है। परिवर्तनों, प्रतिक्रियाओं और सीखने का क्रम इस प्रकार जीवन पर्यंत चलता रहता है और शैक्षिक प्रक्रियाओं का जीवन भर उपयोग करके व्यक्ति नंबर का अधिकतम व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित कर सकता है। अपने लाभ के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रक्रियाओं और उत्पादनों पर अधिक नियंत्रण करना सीख सकता है। हमारा अगला पॉइंट है यानी मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक ढंग से जीवन यापन करके अपनी क्षमता को दक्षता प्रदान कर सकता है। इसी में हम आगे जानेंगे कि किस तरह से प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक चिंतकों ने निरक्षरता को अभिशाप माना है। निरक्षरता के फलस्वरूप आज विश्व की एक बड़ी आबादी निर्धनता की शिकार है और गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। तीसरी दुनिया के अधिकांश देश इस अभिशाप से ग्रसित हैं। निरक्षरता निश्चित रूप से निर्धनता की जननी है तथा यही दोनों स्थितियों का पारंपरिक गहरा संबंध भी है। यही कारण है कि आज हम अपने देश के समुचित विकास के बारे में सोचते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले देश की साक्षरता की स्थिति पर जाता है। इसका एकमात्र कारण उनकी निरक्षरता है। आज भी करोड़ों घर ऐसे हैं जहां बच्चा जन्म लेता है तो घर में पुस्तकें नहीं होती क्योंकि माता पिता निरक्षर हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे देश का प्रत्येक आयु वर्ग निरक्षरता का शिकार है। निरक्षरों की अभिरुचि पठन पाठन की ओर ना होने के कारण वे अपने बच्चों को भी पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, ना ही उन्हें प्रेरित करते हैं। अतः देश से संपूर्ण निरक्षरता को दूर करने के लिए हमें हर स्थिति में प्रौढ़ शिक्षण की वैधता को स्वीकारना ही होगा। हमारा अगला पॉइंट है प्रौढ़ों के सीखने की प्रक्रिया यानी एडल्ट लर्निंग प्रोसेस। प्रौढ़ों के सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वयस्कों या प्रौढ़ों की कुछ स्पष्ट आवश्यकताएं होती हैं जो किन्हीं कारणवश पूरी नहीं हो पाती। इनकी पूर्ति हेतु कुछ समस्याओं के निदान आवश्यक होते हैं। प्रौढ़ों को जब उनकी समस्याओं के निदान प्राप्त होते हैं या जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी वे कुछ सीखने, समझने, निमित्त उपक्रम करने को तैयार होते हैं। डिग्री या प्रमाण पत्र का उनके जीवन में विशेष महत्व नहीं होता, अतः वे इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी सीखने के प्रति उत्साहित नहीं होते। एक प्रौढ़ व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि उसकी अपनी उन्नति
तभी संभव हो सकती है जब वह इस ओर स्वयं प्रयत्नशील होगा। साथ ही परिवर्तनों के जोखिम से बचने के लिए वे यह भी चाहते हैं कि जिस व्यवसाय या नौकरी से वे जुड़े हों उसी में आगे बढ़ सकें। ऐसी स्थिति में उनका सीखने का दायरा सीमाबद्ध हो जाता है, क्योंकि वे उन्हीं समस्याओं के हल चाहते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे अभिज्ञात आवश्यकताओं का समाधान प्राप्त करना ही प्रोढ़ों का जीवन आदर्श होता है। अतिरिक्त ज्ञान का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि भविष्य के लिए कुछ भी सीखना उनके स्वभाव के विरुद्ध है। आगे काम आएगा जैसी बातें बच्चों के संदर्भ में लागू होती हैं, प्रोढ़ों के लिए ज्ञानवर्धकें बातें वे ही हैं जो उनकी वास्तविक तथा तात्कालिक समस्याओं को दूर करें तथा अविलंब लाभप्रद स्थितियां दर्शाएं। हमारा अगला पॉइंट है बाल शिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षण में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। बाल शिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षण में क्या अंतर है, इस बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अनेक अध्ययनों तथा अनुसंधानों द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि बच्चों के शिक्षण तथा प्रौढ़ों के शिक्षण में कुछ मौलिक अंतर पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रौढ़ अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। जीवन के विविध आयामों के प्रति उनकी कुछ स्थापित मान्यताएं होती हैं तथा अनुभवों का एक ठोस आधार होता है। बच्चों के लिए जीवन एक खुली किताब की तरह होता है, हर बात उसके लिए नई होती है। बच्चे की स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई पहली बार चिड़ियाघर गया हो और पशु पक्षियों से उसका प्रथम साक्षात्कार हो रहा हो, किंतु प्रौढ़ों का परिचय उसके आसपास के या यहाँ तक कि दूरस्थ परिवेश से भी हो चुका होता है और उनके प्रति वे अपना एक दृष्टिकोण या मान्यता बना चुके होते हैं। यही कारण है कि बच्चों के सीखने की क्रिया उत्सुकता या दबाव से प्रभावित रहती है, जबकि प्रौढ़ों की सीखने की क्रिया में निरीक्षण या परीक्षण भी सम्मिलित होता है। वे सतर्कतापूर्वक जांच परख कर ही किसी काम को करने को उत्प्रेरित होते हैं। यह पहले भी कहा गया है कि प्रौढ़ शिक्षण आवश्यकता केंद्रित होता है। यह पक्ष शिक्षण की विषय वस्तु को प्रभावित करता है। किसी गांव के हर परिवार के नन्हे बच्चों को बिठाकर सामूहिक रूप से का खा गा या 1 2 3 पढ़ाया जा सकता है, किंतु हर परिवार के प्रौढ़ों को सामूहिक रूप से बिठाकर सिंचाई के तरीके नहीं सिखाए जा सकते, क्योंकि उनमें से अनेक लोग ऐसे कामकाज या व्यवसाय से जुड़े होंगे जिसके लिए सिंचाई जैसी बातों का कोई प्रयोजन ही ना हो। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत निर्णय प्रक्रिया भी प्रौढ़ शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बात करते हैं हम। प्रौढ़ शिक्षण अत्यंत मनोवैज्ञानिक आधारों पर ढाली गई पद्धति है। साक्षरता हेतु इसके अंतर्गत शिक्षण का प्रारंभ वर्णमाला से नहीं होता, वरन वर्णमाला के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मन, काम, नमक, हल आदि। परिचित शब्दों के माध्यम से उन्हें अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। तत्पश्चात शब्द तथा वाक्य की बारी आती है। प्रौढ़ शिक्षण की विषय वस्तु दैनिक जीवन से संबंधित होती है, जैसे मकान, खेत, घर इत्यादि। आगे हमारा अगला पॉइंट है प्रौढ़ों के सीखने संबंधी सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ एडल्ट लर्निंग। प्रौढ़ों के सीखने संबंधी सिद्धांत किस किस के क्या क्या मत हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक ने अपने क्या क्या तर्क दिए हैं, इस बारे में हम जानेंगे। प्रौढ़ों के सीखने की क्रिया उत्प्रेरणा तथा अनुक्रिया। उत्प्रेरणा यानी स्टिम्युलेशन तथा अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स पर आधारित होती है। उत्प्रेरणा के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है
उसके परिणामवश इन दोनों क्रियाओं के मध्य पारस्परिक संबंध का अभ्युदय होता है। कुछ संदर्भों में यह भी पाया जाता है कि उत्प्रेरणा के फलस्वरूप मात्र अनुक्रिया ही नहीं वरन प्रतिक्रिया भी होती है। इन्हीं मतों पर प्रोणों के सीखने संबंधी मत आधारित होते हैं। जैसे B.F. स्किनर कहते हैं कि कोई भी जीव किसी व्यवहार विशेष को दोहराना चाहेगा यदि उसे उसके साथ प्रतिफल या पुरस्कार प्राप्त हो। यदि हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सीख निर्गत करने के पश्चात उस क्षण तक रुकना चाहिए जब तक वांछित अनुक्रिया प्रकट नहीं होती। वांछित अनुक्रिया के प्रस्तुतिकरण के तत्काल बाद प्रोत्साहन या पुरस्कार दिया जाना चाहिए जब तक वांछित व्यवहार आदत में परिवर्तित ना हो जाए। तो हमारे कोहलर ने क्या कहा है? कोहलर कहते हैं कि सीखने की क्रिया में अभिरुचि का कारण समस्या निदान को मानते हैं और अपने प्रयोग द्वारा उन्होंने सिद्ध भी किया है कि व्यक्ति दी गई सूचनाओं से आगे भी बढ़ने की चेष्टा करता है। कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजियों पर किया था। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो थॉर्नडाइक ने प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रयोग द्वारा इन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था। प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है उसका समाधान वह प्रयत्न और त्रुटि के द्वारा करता है। किसी भी विषय या कार्य को सीखते समय प्रारंभ में व्यक्ति त्रुटियां करता है, किंतु प्रयत्न करने पर हर प्रयत्न में त्रुटियां कम होती जाती हैं और अंत में व्यक्ति बिना त्रुटि किए यानी बिना गलती किए सही ढंग से विषय या क्रिया सीख जाता है। अतः प्रयत्न द्वारा त्रुटियां या गलतियां क्रमशः कम होती हैं और व्यक्ति सही अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स करना सीख जाता है। हमारा अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या होती है इस बारे में हम पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह व्यक्ति की वह आंतरिक अवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति में क्रिया उत्पन्न होती है तथा यह क्रिया एक निश्चित दिशा में उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहती हैं। अभिप्रेरणा आवश्यकता से प्रारंभ होती है और प्रतिफल या प्रोत्साहन प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। मनुष्य ज्यों-ज्यों आयु पथ पर आगे बढ़ता है, अपनी उम्र में बढ़ता है, तो अनुभवों से फलस्वरूप उसकी आवश्यकताएं तथा अभिप्रेरक शक्तियां में परिमार्जन होता जाता है। हमारा अगला पॉइंट है प्रौढ़ अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग एडल्ट मोटिवेशन। प्रौढ़ अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रौढ़ों की अभिप्रेरणा शक्ति को अनेक तत्वों अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ व्यक्तिगत अभिप्रेरक जैसे आदतें, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा अचेतन इच्छाएं और कुछ सामाजिक अभिप्रेरक जैसे सामुदायिकता, स्वाग्रह, युद्ध प्रवृत्ति, संग्रहशीलता तथा उपलब्धि की आवश्यकता होती है। ये अभिप्रेरक व्यक्ति के दैनिक जीवन को हर क्षण प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ विशेष आदतें बना लेता है जिनसे प्रेरित होकर वह कुछ क्रियाएं करता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रौढ़ के जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह विविध क्रियाओं में स्वयं को संलग्न करता है। प्रौढ़ों के जीवन में अभिरुचि तथा अभिवृत्ति या दृष्टिकोण का विशेष महत्व होता है। अभिरुचि तथा अनुकूल दृष्टिकोण जहाँ एक और व्यक्ति को प्रयास या क्रियाएं करने को अभिप्रेरित करती हैं, वहीं प्रतिकूल अभिवृत्ति या दृष्टिकोण विकर्षण को जन्म देता है। जिस कार्य के प्रति व्यक्ति की जैसी अभिवृत्ति रहती है उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के अचेतन में अनेक दबी हुई इच्छाएं भी होती हैं जो व्यवहार रूप से कभी भी प्रकट होती हैं।
अथार्थ व्यक्ति से व्यवहार करवा कर प्रकट हो जाती हैं। सामाजिक अभिप्रेरक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति स्वभाव समाज में रहना पसंद करता है तथा समाज द्वारा उसकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। जैसे हम कह सकते हैं जीवन साथी की प्राप्ति, सामाजिक सुरक्षा है, मित्र, परिवार इत्यादि। साथ ही समाज में रहकर भी हर व्यक्ति अपनी एक विशेष पहचान भी अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के कारण बनाता है। वह जीवन के क्षेत्र विशेष में अपने को दूसरों की तुलना में आगे रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। सीमा हम आगे बात करते हैं। अभिप्रेरक शक्तियाँ चाहे व्यक्तिक हों या सामाजिक अर्जित होती हैं, अतः इनकी तीव्रता के संबंध में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इनके प्रति हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया भिन्न होती हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे लक्ष्य प्राप्ति संबंधी अभिप्रेरक को लो। एक व्यक्ति अपने लिए एक छोटे से मकान की प्राप्ति का लक्ष्य बनाता है। जब वह उसे प्राप्त हो जाता है तो वह उसे बढ़ाकर एक बड़ी इमारत बनाने लगता है। इसी के विपरीत एक अन्य व्यक्ति एक छोटा सा मकान पाकर संतुष्ट हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि कोई भी लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित करता है उनके व्यवहार को अभिप्रेरणा प्रदान करता है। इसी प्रकार मानव व्यवहार को अभिप्रेरित करने में प्रोत्साहन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज की क्लास यहीं तक। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।